अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ग्रुप कैश फ्लो। अच्छा, ग्रुप कैश फ्लो का सवाल भी ना वैसे ही सॉल्व होगा जैसे इंडिविजुअल का है। इससे पहले हम लोग ये कहते थे कि अगर ग्रुप एसओएफपी बनानी है तो उसके लिए क्या चाहिए, दो एसओएफपीस पी और एस, उनको कंसोलिडेट करते थे। इसी तरह एसओसीआई के लिए दो एसओसीआई पी और एस, उनको कंसोलिडेट करते थे। ग्रुप कैश फ्लोज के लिए दो कैश फ्लो नहीं चाहिए। ग्रुप कैश फ्लो के लिए जो चाहिए ना वो वही है जो इंडिविजुअल कंपनी के लिए चाहिए। इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा दो ग्रुप बैलेंस शीट्स, ग्रुप बैलेंस शीट गिवन होगी, यानी करंट और लास्ट। एक ग्रुप एसओसीआई चाहिए और अदर इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस ग्रुप कैश फ्लो को बनाने का तरीका वही है जो इंडिविजुअल कैश फ्लो को बनाने का है। कैश फ्लोज को कंसोलिडेट नहीं किया जाता, एसओएफपी एसओसीआई से कैश फ्लो बनाई जाती है। तरीके वही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, मैंने किया ये कि ये चैप्टर जब कल जब सर आपको कैफ वाला रिवाइज कराया था तो उसके बाद ना मैंने ग्रुप कैश फ्लो सेम फॉर्मेट में, यानी ये जो मैंने सिंगल कंपनी का बनाया था, मैंने सेम में ये पेज बनेगा 59, मैंने उसी में ना वो लाइनें ऐड कर दी जो ग्रुप में नई आ जाएंगी, वो मैंने शेड कर दी। पेज 59 12.1.59 मैंने वही वाला फॉर्मेट लिया, यानी सेम मैंने दोबारा छापा और जो ग्रुप में नई लाइनें आएंगी वो मैंने साथ ऐड कर दी, उनको शेड कर दिया। अच्छा, पिछली क्लास में ना मैंने आपको इनडायरेक्ट मेथड, इसमें ये पीबीटी से लेके कैश जनरेटेड तक जो कुछ है वो सारा समझाया था। तीन तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। क्या क्या है? नॉन कैश आइटम रिवर्स कर रहे हैं और वो आइटम्स रिवर्स कर रहे हैं जो कैश फ्लो में कहीं अलग से डील हो रही हैं, और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं जिनसे ऊपर एक्सपेंस इनकम आ रहे हैं। तो वो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज क्या कर रही है? ऊपर मौजूद इनकम एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट कर रही है। सेम कॉन्सेप्ट है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को ना ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं डिस्कस। और ग्रुप में अब तक जो पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स ग्रुप, एडिशन, डिस्पोजल, वो सब, तो अगर हम एसेट बेचते हैं तो उसका लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करते हैं ना, तो सब्सिडरी या एसोसिएट बेचेंगे तो उसका भी लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड करते हैं। ये अब डिस्पोजल अंदर ये चीज पड़ी थी। इसी तरह पीपी का इम्पेयरमेंट लॉस अगर ऐड करते हैं तो गुडविल वाला भी करेंगे। ये क्यों कर रहे थे ऐड? नॉन कैश, तो ये भी नॉन कैश ही है। तो जो एसेट का लॉस ऑन डिस्पोजल था, सब्सिडरी एसोसिएट का लॉस ऑन डिस्पोजल भी होगा, और इम्पेयरमेंट लॉस एसेट की है तो गुडविल का भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट लेस कर रहे थे तो फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी भी लेस करेंगे, एसेट सब्सिडरी। और हमने नेगेटिव गुडविल अगर इस साल सब्सिडरी खरीदी है तो उस पर नेगेटिव गुडविल आई है, तो ये कोई कैश फ्लो है? नहीं, ये तो बस हमने देखा हमें सस्ते में मिल गई तो उस बचत को हमने इनकम मान लिया, वो कैश फ्लो तो नहीं है। तो ये भी नॉन कैश आइटम है, ये लेस कर दी। लेकिन अगर इस साल थी तो ये दोनों नॉन कैश आइटम और इससे ऊपर वाली नॉन कैश आइटम। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, हम जब एसोसिएट के प्रॉफिट में हिस्सा अपनी पीबीटी के ऊपर लिखते हैं तो ये एसोसिएट से हम कैश ले रहे होते हैं, तो ये भी नॉन कैश है, ये लेस कर दिया। शेयर ऑफ ओसीआई क्यों नहीं लिखा मैंने? शेयर ऑफ प्रॉफिट भी लेते हैं, शेयर ऑफ ओसीआई भी लेते हैं, तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट क्यों लिखा, ओसीआई क्यों नहीं लिखा? हमने पीबीटी से शुरू किया हुआ है ना, शेयर ऑफ ओसीआई पीबीटी से ऊपर थोड़ी आता है। तो वो जो एसोसिएट से हम, अच्छा मैंने लिखा एसोसिएट है लेकिन जेवीबी इसके अंदर ही है, जेवीबी भी तो इक्विटी मेथड ही लगता है, तो जेवीबी है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ये चीज मैंने इसलिए लिखी है कि हम जब एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट कर रहे थे तो एसोसिएट की सारी एडजस्टमेंट्स इस लाइन की वर्किंग के अंदर कवर्ड थी। सिर्फ ये एक चीज ऐसी थी जो ऊपर आइटम्स में थी। बहुत पुरानी बात है, जब हम एसोसिएट की इनकम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना तो इंपेयरमेंट एसोसिएट की, अगर ए सेलर है तो उसका यूआरपी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, जो भी एडजस्टमेंट थी वो हम लोग इसकी वर्किंग के अंदर किया करते थे। सिर्फ यूआरपी, वो भी पी सेलर हो, वो ऊपर वाली लाइनों में था। अगर गुड्स का यूआरपी था तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड किया हुआ था, और अगर पीपी का यूआरपी था तो अदर इनकम से लेस किया हुआ था। इससे ऊपर कहीं था तो वो भी हमें रिवर्स करना। प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट पीबीटी से ऊपर एज प्रॉफिट लिखते थे, नॉन कैश आइटम है। और एसोसिएट की एडजस्टमेंट्स में यूआरपी को हम, अगर पीपीए का यूआरपी है, पी सेलर है तो उसको अदर इनकम से माइनस कर देते थे, और अगर गुड्स थी तो कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देते थे। वो भी लाइन रिवर्स करनी है, वो भी तो एक नॉन कैश चीज थी, वो भी रिवर्स करनी है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट भी रिवर्स करना है, तो उन दोनों को नेट करके रिवर्स कर दिया।
क्योंकि ये प्रॉफिट में ऐड हो रहा होता है और ये प्रॉफिट में से लेस हो रहा होता है, इसलिए नेट करके रिवर्स कर दिया। तो ये जितनी लाइनें मैंने अभी बताई हैं ये नॉन कैश लाइनें हैं, ये भी नॉन कैश है। ये क्या है? जब सादे आई से एस बन रहा होता है तो हम गुडविल निकालते हुए उस पुराने आई को फेयर वैल्यू पे अपडेट करते हैं, तो वो कोई कैश फ्लो होता है, वो एक फेयर वैल्यू गेन टाइप होता है। ये वो चीज़ है, वो भी नॉन कैश चीज़ है, वो भी लेस हो जाएगी। तो ये जो हम लोग नॉन कैश आइटम्स एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो कंसोलिडेशन वाले कैश फ्लो में ये 6-7 चीज़ें और नॉन कैश आ जाएंगी, 6 बनती हैं मेरे ख्याल में। इन 6 आइटम्स को देख लें, इनमें अगर नॉन कैश होने पे एतराज़ है तो बताएं। हाँ जी, नॉन कैश आइटम्स ओके। और नीचे चलते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स वगैरह पे आते हैं। डेटर समझाता हूं, तो जो डेटर समझा रहा हूँ वही सब बाकियों के लिए भी होगा। 2024 का हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं और 2023 की भी बैलेंस शीट दी हुई है, ग्रुप बैलेंस शीट दी हुई है। डेटर्स आ रहे हैं उसमें 75 और 60। इंक्रीज इन डेटर्स है 15 मिलियन का, तो इसके साथ क्या सलूक करें? यहां है लेस कर देना। वजह क्या, रीजन है कि ऊपर जो सेल आ रही है, डेटर्स के बढ़ने का मतलब है कि पैसे कम मिले हैं, तो इसलिए यहां से हम लेस कर देते हैं। या अगर आप टी अकाउंट से भी देखें तो यहां बीडी है, यहां सेल्स है 60, सीडी 75 है, सेल्स अगर 800 है तो कैश 15 कम मिला हुआ है। फिर तो हमें सेल्स में से ये 15 माइनस करना पड़ेगा तो कैश तक पहुंचेंगे। अच्छा, और अगर ये 90 होता तो 15 क्यों ऐड कर देते? क्योंकि सेल्स के पैसे भी मिल गए और पुराने वालों में से भी मिल गए, तो सेल्स तो प्रॉफिट में है ही है, हम 15 की डिक्रीज इन डेटर्स भी ऐड कर रहे होते हैं, है ना। अब अगर कंसोलिडेशन आ जाएगी ना, तो अब आपको एक इंफॉर्मेशन जो मिली कि पिछले साल S1 और S2 हुआ करते थे, इस साल S1 S2 के साथ साथ S3 भी आ गया हुआ, वो भी साथ कंसोलिडेट हुई है। तो अब अगर क्लोजिंग डेटर्स बढ़ गए हैं तो सिर्फ इसलिए बढ़े हैं कि सेल्स और हुई और पैसे नहीं मिले। एक और एस ऐड हो गया जो पिछले साल नहीं था। तो हमें अगर सही कैश फ्लो की पिक्चर देखनी है ना, तो हमें इस S3 को निकाल के देखनी पड़ेगी, वरना तो हमें ये सही अच्छा ये 75 ये शायद ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। पिछले साल 3 सब्सिडरीज थी, इस साल एक सब्सिडरी बिक गई, तो वो जो पिछला साल उसके डेटर्स को कंसोलिडेट किया हुआ था, अब उसको नहीं किया हुआ, डेटर्स कम हो गए। तो जो कल सीखा था, बज़ाहिर ये लग रहा है कि डेटर्स कम हुए हैं तो सेल से ज्यादा कैश मिला है, लेकिन डेटर इसलिए कम हो गए कि कैश मिल गया ज्यादा, फिर सब्सिडरी बिक गई। तो अगर हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज इसलिए दिखाना चाहते हैं कि जो ऊपर इनकम एक्सपेंसेस हैं ये इंक्रीज डिक्रीज उनको कैश में कन्वर्ट कर देगी, तो ये जो इस साल सब्सिडरी आने या जाने से इनमें मिलावट है, वो कैश फ्लो की पिक्चर गलत दिखा देगी। तो अगर मैं वाकई देखना चाहता हूं कि इसमें फर्क कैश की वजह से कितना आया, तो हमें इसके अंदर जो S3 छुपा हुआ था, इसके अंदर नहीं, इनफैक्ट जो S3 हमारे पास था वो निकाल देंगे ताकि सही कैश फ्लो पता चले। अच्छा, अभी तो मैंने जो आपको बात समझाने की कोशिश की, आपको शायद ये लग रहा होगा कि इसमें जितना S3 था, नहीं, इसमें जितना S3 था हो सकता है 4-5 महीने बाद S3 बिका हो या पहले दिन बिक गया होगा। अगर 4-5 महीने बाद बिका होगा तो कुछ तो उसके डेटर से भी पैसा आया होगा ना। तो इसलिए S3 के डेटर्स, अगर हम इंक्रीज डिक्रीज से कैश की पिक्चर देखना चाहते हैं तो S3 के किस दिन के डेटर्स इनमें से निकाल लें जो S3 को बेचते वक्त थे। देखें, पिछले साल के एंड पे इसके अंदर S3 शामिल है। हो सकता है इस साल 2 महीने गुजरने के बाद S3 को डिस्पोज ऑफ किया हो, तो उस 2 महीने में तो डेटर के ग्रुप के अंदर ही थे ना वो, तो जो उन्होंने पैसा दिया होगा वो ग्रुप को ही पैसा मिला होगा। तो इसके अंदर जो डेटर्स शामिल थे वो नहीं माइनस करने, जो डिस्पोजल डेट पे डेटर्स थे वो माइनस करना। अब इसके लिए आप मुझे खुद नहीं पसंद आया जो मैं समझा रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं आपको पूरी पिक्चर समझा पा रहा हूं। नहीं समझ आ रही बात? टूटी फूटी आ रही है ना, तो बस ठीक है, फार्मूला याद कर लेते हैं। अगर टूटी फूटी समझ आ गया तो बस ठीक है। अगर हमने इंक्रीज डिक्रीज करना है तो हमें इंक्रीज डिक्रीज करने से पहले एक काम ये करना पड़ेगा,
वो सब्सिडरी जो पिछले साल थी अब नहीं है, उसको ओपनिंग में से निकाल दें, फिर इंक्रीज डिक्रीज लें, और वो सब्सिडरी जो इस साल बनी है पिछले साल नहीं थी उसको क्लोजिंग में से निकाल दें। और किस दिन की फिगर्स, जिस दिन वो सब्सिडरी बनी है या जिस दिन पिछली सब्सिडरी बिकी है, और आपको उस दिन की फिगर सवाल में दी होंगी। ये बात ये नोट 2 के अंदर लिखी हुई मैंने। नहीं सॉरी, ये 5 में लिखी हुई है, ये नीचे, ये पढ़ के देख लें, पेज 60 के एंड पे और पेज 61 के ऊपर पे जा रहा है। ये मैंने सामने कर दिया पूरा, ये नोट 5 मैंने पूरा सामने कर दिया, ये है और ये। क्या वो डायरेक्ट में आके बताता हूँ, उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट में बताता हूँ आगे। हाँ जी, ये इन वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली बात आई समझ। हमने अगर इस साल सब्सिडरी बेची होगी तो जो डिस्पोजल डेट की फिगर्स हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस में से माइनस करके फिर इंक्रीज डिक्रीज लेनी है, और अगर सब्सिडरी खरीदी होगी तो जो एक्विजिशन डेट के एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनको क्लोजिंग में से माइनस करके फिर इंक्रीज डिक्रीज लेनी। अच्छा जी, ये हो गया जनाब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। जैसे पहले हम लोग पीपी का खरीदना बेचना कैश फ्लो दिखा रहे थे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, इंटेंजिबल एसेट का खरीदना बेचना कैश फ्लो दिखा रहे थे, तो फिर सब्सिडरी का भी खरीदना बेचना कैश फ्लो आएगा। ये इसी तरह एसोसिएट का भी खरीदना बेचना कैश फ्लो आएगा। लेकिन इसमें लिखना क्या है, ये मैंने वर्किंग 3-4 में समझाया था। जो सब्सिडरी के खरीदने का कैश फ्लो दिखाना है वो कौन सी फिगर दिखानी है, जितना कैश दिया था या वो शेयर एक्सचेंज वगैरह भी, जितना कैश दिया था, सेल ऑफ सब्सिडरी जो कैश मिल रहा है। लेकिन अगर हम सब्सिडरी खरीद रहे हैं तो उन लोगों को कैश, किन लोगों को कैश दे रहे हैं जा रहा है, लेकिन सब्सिडरी खरीदते हुए, सब्सिडरी कंसोलिडेट होते हुए अपना कैश लेके आ रही है, तो हमने जो पे किया उसमें से वो माइनस कर देना है जो सब्सिडरी का उस दिन कैश था, वो भी तो हमारा बन रहा है ना। इसी तरह अगर हम सब्सिडरी बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन सब्सिडरी भी तो जा रही है, तो जो उसका कैश पड़ा था वो हमारा गया। तो ये वर्किंग 3 और 4 ये देखें, ये अगर सब्सिडरी खरीदनी है तो जितने पैसे दिए माइनस सब्सिडरी के उस एक्विजिशन डेट पे जितना कैश बैलेंस है, और अगर सेल ऑफ सब्सिडरी लिखनी है तो जितना कैश हमें मिला माइनस जाने वाली सब्सिडरी का जो कैश जा रहा है हमसे। अच्छा, मैंने अब जब ये ग्रुप का फॉर्मेट बनाया ना, तो पिछली वाली वर्किंग्स तो दोबारा नहीं छापी, नई वर्किंग्स ही डाली हैं। तो ये वर्किंग 3-4 ये मैंने परचेज और सेल सब्सिडरी बताई। अच्छा भाई, और इन्वेस्टिंग में क्या है, हाँ एसोसिएट, ये समझाता हूं। हाँ सब्सिडरी बीच में और देख लें, ये तो है सब्सिडरी का बेचना खरीदना। एक सब्सिडरी, बड़ी से छोटी सब्सिडरी, छोटी से बड़ी सब्सिडरी भी तो है। तो अगर हम बड़ी से छोटी सब्सिडरी कर रहे हैं तो वो सेल ऑफ सब्सिडरी है, नई सब्सिडरी तो सेल मौजूद है। या छोटे एस से बड़ा एस कर रहे हैं तो हम नई सब्सिडरी खरीद रहे हैं, नहीं पहले भी सब्सिडरी थी, तो वो जस्ट एक एडजस्टमेंट होती है ओनर्स के दरमियान, इसलिए वो यहां पर शो होता है फाइनेंशियल। ये वो छोटे एस और बड़ा एस, उसमें जो कैश इन्वॉल्व है वो फाइनेंसिंग में शो होगा। हाँ जी, अच्छा, और ये फाइनेंसिंग में दो आसान सी चीजें ये देख लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, अगर थोड़ी सी याद हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब सारी कंबाइन कर दी थी मैंने, एनसीआई वाले कॉलम में डिविडेंड कौन सा दिख रहे थे, जो एस डिविडेंड पे कर रहा था और वो एनसीआई लोगों को जा रहा था, वो एस डिविडेंड पे कर रहा था, वो आएगा यहाँ। ये पेरेंट वाला डिविडेंड होगा, ये एस जो एनसीआई को दे रहा था। अच्छा, और शेयर इशू करते हुए अगर पेरेंट ने नए शेयर इशू किए थे ये वो है, और अगर एस ने और शेयर इशू किए हैं
राइट शेयर इशू किए हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ तो हमें इशू हुए होंगे। क्यों? क्योंकि हम 80% के ओनर हैं, तो जो बाकी 20% एनसीआई को इशू हुए होंगे ये वो है। तो एनसीआई को जो डिविडेंड दिया एस ने, और अगर एस ने नए शेयर इशू किए और उसमें से जो एनसीआई वालों को राइट इशू मिले, ये वो वाले। तो फाइनेंसिंग के अंदर ये 3 लाइनें हो रहेंगी। हाँ जी, शेयर इशू टू एनसीआई और डिविडेंड पे टू एनसीआई, और ये परचेज और सेल ऑफ छोटा एस बड़ा एस। अच्छा, अब ना एसोसिएट रह गया, उससे पहले मैं ऊपर एक चीज मिस करके वो बताता हूँ। ये गुडविल का इंपेयरमेंट लॉस सवाल में शायद दिया हो, ज्यादातर हमें खुद निकालना पड़ सकता है। तो 2 ग्रुप बैलेंस शीट दी होंगी, और उनमें चूंकि ग्रुप बैलेंस शीट है तो गुडविल आ रही होगी। इस साल भी कोई आ रही होगी, पिछले साल भी कोई आ रही होगी। मजीद इस साल गुडविल में एडिशन क्यों हुआ होगा? सब्सिडरी खरीदी होगी, और कमी क्यों हुई होगी? सब्सिडरी बेची होगी। ये 2 ही बातें हो सकती। और अगर मजीद कमी हो गई है तो फिर यकीनन इंपेयरमेंट लॉस हुआ होगा। ये वर्किंग 1 देख लें जाके, अगली पेज पे शायद सामने होगी वर्किंग 1। ये देखें, पिछली बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट। अगर इस साल सब्सिडी नई खरीदी है तो ये वो गुडविल है। अगर कोई पुरानी बेची है तो ये कौन सी फिगर है? वो जो हम गेन ऑन डिस्पोजल निकालते थे ना, वो बड़ा सा डब्बा सा, उसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल लिखते थे, ये वो है। तो अगर मजीद कमी हुई है तो यकीनन इंपेयरमेंट लॉस है। देखें, पिछले साल की गुडविल और इस साल की गुडविल, गुडविल रीवैल्यू थोड़ी होना है। अगर बड़ी है तो नई सब्सिडी आई होगी, कम हुई है तो पुरानी सब्सिडी गई होगी, मजीद कम हुई है तो इंपेयर हुई होगी। तो ये इंपेयरमेंट लॉस ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकल सकती है। अच्छा जी, और ठीक है, ये जब हम सादे कैश फ्लो के टी अकाउंट्स वर्किंग में बना रहे थे ना, जैसे मिसाल के तौर पे पीपीई है, तो पीपीई के लिए ये एक मैक्सिमम पॉसिबल टी अकाउंट बनाया होता है। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, एडिशन और रिवेलेशन और डिस्पोजल, डेप्रिसिएशन, ये मैक्सिमम चीजें हैं। सब्सिडी अगर इस साल और आई होगी तो वो अपने पीपी लेके भी आई होगी, तो वो कोई कैश फ्लो है नहीं, तो उसके पीपी भी हमें डेबिट साइड पे डालने पड़ेंगे। किस दिन के पीपी? एक्विजिशन। और अगर कोई सब्सिडी बिकी है तो उस बिकने वाले दिन के पीपी यहां से निकालने भी हैं, क्योंकि वो पिछले साल कंसोलिडेट हुए थे। वो 2 लाइनें डालने के बाद अब हम ये पीपी का एडिशन निकाला करेंगे, और ये सब के लिए है। यानी सादे कैश फ्लो में जो जो भी वर्किंग बनाते थे वो सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस उसमें 2 लाइनों का इजाफा हो जाएगा सारे टी अकाउंट की वर्किंग में। जो सब्सिडी इस साल आई होगी वो डेबिट साइड पे ले आएंगे, और जो गई होगी वो क्रेडिट साइड पे ले आएंगे। ये मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे एक पीपी बना के दिखाया हुआ है। ये पढ़ के देख लें सारा, मैंने मिसाल पीपी की बनाई है, वरना पूरी बात ये ऊपर की हुई है। बाकी सब वही है, सिर्फ ये 2 लाइनें डालेंगे तो सही एडिशन निकलेगा।
हाँ जी, ओके, चलिए। ये एनसीआई की जो मैंने वर्किंग दिखाई हुई है ना, ये एक्चुअली वो सोसी में एनसीआई वाला कॉलम है। अगर आप सोसी का फॉर्मेट याद रख लें तो फिर इसकी बेशक खैर है। ये मैंने सोसी वाला कॉलम ही इस तरह लिखा हुआ। सोसी में एनसीआई का जो कॉलम था, अगर आपको वो याद है तो वही है ये, बस मैंने इसको डेबिट क्रेडिट की शक्ल में लिखा हुआ। पढ़ के देख लें। हाँ जी, अच्छा ये डायरेक्ट मेथड में देखें, लाइन कोई ऐड नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, लाइनें तो वही हैं, बस सिर्फ ये कि वो जो मैंने आपको ऊपर बात बताई है वही यहाँ भी लिखी हुई है कि हम जब वर्किंग में अगर डेटर का अकाउंट बनाएंगे तो खरीदी हुई सब्सिडी और बेची हुई सब्सिडी वाली लाइन डालनी पड़ेगी। बाकी क्रेडिटर्स का, स्टॉक का, सब वैसे ही है। और लास्ट चीज ये देख लें, ये और ये इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी है तो इन्वेस्टमेंट इन जेवी भी है। ये जो इक्विटी मेथड पे पिछली बैलेंस शीट, इस साल की बैलेंस शीट, इस साल मजीद इसमें क्या क्या इंक्रीज आ सकता है। एक तो हमने नई एसोसिएट खरीदी हो सकती है, फिर इस साल एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड और क्या इजाफा हुआ होगा, ये क्यों इस साल जो मजीद इजाफा हुआ होगा। रिटेन अर्निंग तो आज तक की होती है ना, वो तो इसके अंदर पिछले साल तक की आ गई है। इस साल मजीद इजाफा कौन सा होगा, तो ये होगा। लेकिन हम लोग इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के अंदर क्या ऐड करते हैं, रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा कि प्रॉफिट्स का हिस्सा, रिटेन अर्निंग का हिस्सा या प्रॉफिट्स कमाए हुए का हिस्सा। आज तक जितने प्रॉफिट्स कमाए हैं उसका हिस्सा या रिटेन अर्निंग्स का हिस्सा। हाँ, पोस्ट प्रॉफिट्स का या रिटेन अर्निंग का। हर साल के पैट ऐड करते जाते हैं, रिटेन अर्निंग्स लेते हैं, रिटेन अर्निंग्स लेते हैं, रिटेन अर्निंग्स वो इन दोनों के नेट करने से बनती है। हम लोग इक्विटी मेथड में इन्वेस्टमेंट इन ए में क्या ऐड करते हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स का हिस्सा ऐड करते हैं कि पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग का हिस्सा ऐड करते हैं। रिटेन अर्निंग का ना, तो रिटेन अर्निंग बनती है पैट और डिविडेंड के नेट से। तो फॉर द ईयर प्रॉफिट आया, फॉर द ईयर डिविडेंड गया। एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट जो पेरेंट की बुक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, अदर रिजर्व में हिस्सा और रिटेन अर्निंग में हिस्सा। रिटेन अर्निंग में हिस्सा, पैट्स में हिस्सा नहीं। तो रिटेन अर्निंग में हर साल क्या इजाफा हो रहा होता है, पैट ऐड हो रहा होता है और डिविडेंड माइनस हो रहा होता है। यानी हम लोग एसोसिएट के पैट में हिस्सा ऐड कर रहे होते हैं और डिविडेंड का हिस्सा माइनस कर रहे होते हैं। तो ये पैट का हिस्सा और डिविडेंड का, ओसीआई का हिस्सा। और पैट मैंने ऊपर फेस पे इन दोनों का नेट दिखाया हुआ था, बेशक वो नेट यहां लिख लें या इसको तोड़ के अलग लिख लें। ये मैंने ऊपर फेस पे दोनों नेट किए हुए थे। पूरे साल में यही हुआ होगा, या हमने नया ए खरीदा होगा या पुराना बेचा होगा, और पिछले साल तक का इक्विटी मेथड इस पे लग गया होगा। इस साल मजीद इजाफा क्या हो रहा होगा, जो इस साल रिटेन अर्निंग्स में और इजाफा हुआ और जो इस साल के अदर रिजर्व में और इजाफा हुआ। ये क्लोजिंग इक्विटी मेथड आ गया। पिछले साल तक का इक्विटी मेथड, इस साल मजीद रिटेन अर्निंग में ये इजाफा हुआ, इस साल अदर रिजर्व में मजीद ये इजाफा हुआ। नई इन्वेस्टमेंट खरीदी, पुरानी एसोसिएट बेच दी और क्लोजिंग बैलेंस। तो इनमें से हमने ये फिगर ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखनी है, हो सकता है गिवन ना हो ऐसे निकालनी पड़े। हमने ये फिगर ऊपर ऑपरेटिंग में लिखनी है, हो सकता है गिवन ना हो ऐसे निकालनी पड़े। तो ये कैश फ्लो का फॉर्मेट, ये जो यहां बनाया है मैंने, और उसके बाद नीचे मैंने जितनी वर्किंग्स दिखाई हैं
ये टोटल कुछ 4-5 पेजेस हैं, ये एक दफा दोबारा देख लें, फिर मैं इसके पास पेपर की खत्म हो गया। ग्रुप कैश फ्लो यही है, ये 6-7 लाइनों का इजाफा है, यानी एक नॉर्मल कैश फ्लो का सवाल है और ये 6-7 लाइनों का इजाफा है। लेकिन क्या इतना सिंपल है? नहीं, गेन ऑन डिस्पोजल की वर्किंग करनी पड़ा करेगी, हो सकता है गुडविल की वर्किंग करनी पड़ा करे, हो सकता है गुडविल देके कुछ मिसिंग फिगर्स निकलवाई हैं उसने, तो वो परचेज ऑफ सब्सिडरी और डिस्पोजल सब्सिडरी वाली चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। तो ये 4-5 पेजेस एक दफा दोबारा देख लें अच्छी तरह, फिर मैं पास पेपर का सवाल करता हूं। नहीं, ये बस बंद कर दो यार, ये बस बंद, लाइटें ऑन कर दो। हाँ जी करें, जिनके पास नई बुक है उसमें तो ये सवाल मैंने बुक में डाल दिया है, जिनके पास पुरानी है तो उस वक्त तक तो एक सवाल ही नहीं आया था। दिसंबर 23 इस चैप्टर के पास पेपर में आखिरी सवाल होगा, क्वेश्चन 36। और जिनके पास पुरानी बुक है वो अटेम्प्ट में से खोल लीजिएगा, अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन 2 था। नई बुक है तो क्वेश्चन 36 पे आ जाए, पुरानी बुक है तो पास पेपर से देख लें। दिसंबर 23 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 2, स्पाइसेस लिमिटेड। पढ़ लें, करता हूं। अच्छा बल्कि ठहरे,
थोड़ा सा आसान वाला करा देता हूँ पहले, ताकि एक बार हाथ से गुजर जाए, करे भी ना पड़े। थोड़ा सा आसान वाला करा देता हूँ, निस्बतन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो कराता हूँ। दिसंबर 16 पे आ जाए, पहले ये कर लेते हैं। दिसंबर 16 ये जरा ना वर्किंग्स की प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा हाथ सीधा हो जाएगा, फिर फुल फ्लैश सवाल कर लेंगे। दिसंबर 16 ये मेरी बुक में क्वेश्चन 20 है, मूसा लिमिटेड। पहले ये कर लेते हैं। जी पढ़ लें तो करूं। अच्छा, अब आपको ना दो ग्रुप बैलेंस शीट्स दी हुई हैं और 2 साल की 16 और 15 और 2016 की एसओसीआई की टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन दी है, और एक सब्सिडी खरीदने का बताया है, एक बेचने का बताया है, और प्रॉपर कैश फ्लो मांगी होती ना तो और डिटेल्स भी होती। प्रॉपर कैश फ्लो नहीं मांगी, सिर्फ मेन वर्किंग्स मांगी जो भी सिखाई थी। तो ये वर्किंग्स की एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए सवाल है सादा सा। गुडविल की इंपेयरमेंट कहाँ है निकालने को? दिसंबर 16 गुडविल की इंपेयरमेंट जी। क्या क्या पता है? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 122 CD 1750। और इसमें क्या क्या आना है? जो इस साल सब्सिडरी खरीदी गई है उसमें गुडविल, और जो इस साल सब्सिडरी बेची गई है उसकी डिस्पोजल वाली डेट पे जो गुडविल की कैरिंग अमाउंट थी, तो बैलेंसिंग फिगर इंपेयरमेंट आएगी। तो इस साल हमने खरीदा है एक्विजिशन ऑफ EL और डिस्पोजल ऑफ YL, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी इंपेयरमेंट। EL की गुडविल निकालते हैं। EL की गुडविल निकालने के लिए क्या क्या डाटा है जी? शेयर्स दिए थे कितने? नहीं, हाँ शेयर्स दिए थे, तो कितनी वर्थ के बनेंगे? $1 मिलियन थे ना, तो 150 हो गए। कैलकुलेटर की जरूरत है? 1 मिलियन शेयर थे, एक 150 रुपए का था, तो 150 हो गए ना। और बाकी कैश कितना था? 50।
एनसीआई फेयर वैल्यू प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट लेस नेट एसेट्स उस वक्त कितने थे? अच्छा, पहले जो नॉर्मल कंसोलिडेशन के सवाल होते थे ना, तो उनमें कैपिटल, अदर रिजर्व्स वगैरह से चलते थे। नेट एसेट्स का दूसरा रास्ता भी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, वो दिया हुआ है। एक्विजिशन डेट पे जो उस वक्त नेट एसेट्स थे, पहले हम लोग इक्विटी के रिश्ते से निकलते थे, अब उन्होंने एसेट्स माइनस लायबिलिटीज दे दिए, वो 320 थे, वो 320 थे। तो फिर एनसीआई कितनी थी जी? तो फिर गुडविल कितनी थी? बस इस साल जो सब्सिडरी बेची है, अच्छा अगर इसकी गुडविल कुछ इंपेयर भी हुई होती है, सवाल वाला कह देता कि ये इतनी इंपेयर हो गई थी, तो वहां डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं? इस सवाल में नहीं है, चले मैं कह रहा हूं कि ये बाद में 2 इंपेयर भी हो गई थी, तो वहां डेबिट साइड पे क्या लिखूं? वहां 8 ही आएगा। एक्विजिशन पे तो 8 थी ना, वो तो बाद में इंपेयर हुई होगी, तो हम इंपेयर बैलेंसिंग निकालने तो लगे, तो इस 2 का कुछ भी ना करते, क्योंकि ये तो सिर्फ इसकी गुडविल है, और भी तो 50 सब्सिडीज हो सकती हैं। तो हमें यहां पर वो गुडविल की फिगर चाहिए जो एक्विजिशन के वक्त थी। तो अगर ईएल की गुडविल की इंपेयरमेंट का कुछ बताया भी होता तो भी वो हमारे काम का नहीं है, हमें एक्विजिशन के टाइम वाली चाहिए। वायल की गुडविल किस टाइम वाली चाहिए? डिस्पोजल के टाइम, यानी उसकी कैरिंग अमाउंट चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या डाटा नजर आ रहा है? वायल को खरीदने वाले दिन का डाटा भी है या सिर्फ बेचने वाले दिन का है? खरीदने वाले दिन का नहीं है। है ना? तो आपके पास वायल की खरीदने वाले दिन का डाटा भी है। ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वहां लिखनी है बिकने वाले सब्सिडरी की गुडविल की कैरिंग अमाउंट। और पॉइंट नंबर 2 का लास्ट सेंटेंस क्या है? आधी इंपेयर हो गई थी, तो पूरी निकालेंगे तो आधी बची भी निकलेगी ना, तो हमें डिस्पोजल वाले की भी गुडविल की ही वर्किंग करनी पड़ेगी। देखें, जो इस साल खरीदी होगी ना, उसकी हमने गुडविल की कौन सी फिगर वहां वर्किंग में लिखनी है? जो खरीदते हुए थी। और जो इस साल हम सब्सिडरी बेच रहे हैं, उसकी ये कौन सी फिगर आनी है? जो बेचते हुए कैरिंग अमाउंट थी। तो अब आपको उसके लिए सवाल में इंफॉर्मेशन क्या दी है? आपको बता दिया कि वायल की गुडविल इतने % इंपेयर हो गई थी, तो पूरी निकालेंगे तो इंपेयर करेंगे, तो वायल की भी हमें यही वर्किंग करनी पड़ेगी। कितने पैसे दिए थे जब वायल को खरीदा था? तो कितने पैसे दिए थे? 560। बेचते हुए कि खरीदते हुए? खरीदते हुए नहीं, 560 नहीं है। और वैल्यू ऑफ एनसीआई चलो बाद में लिखते हैं। उस वक्त यानी जब खरीदा था, तो उस वक्त इसके नेट एसेट्स कितने थे जी? 550। तो एनसीआई थी फिर 550 का 10%, 65। ये उस वक्त गुडविल थी, और इसमें से 50% इंपेयर हो गई हुई है, 32.5। तो बाकी रह गई थी 32.5 जब इसको डिस्पोज ऑफ किया। ये लिखना है यहां, और ये यहां लिख दो। क्यों? ये तो सिर्फ इसकी गुडविल इंपेयर हुई है ना, और भी तो गुडविल इंपेयर हुई हो सकती है, तो वो फिर हमें यहां बैलेंसिंग से पता चलेगा। $147.5। ये हो गया पार्ट ए।
हाँ भाई गुडविल। पार्ट बी क्या रिक्वायर्ड है? डिविडेंड पेड टू एनसीआई, यानी उसके लिए वो एनसीआई वाली वर्किंग बनानी पड़ेगी। अभी आपको जाहिर फौरन याद थोड़ी हो गई है, तो बेशक आप किताब खोल के सामने रख लें। डिविडेंड पेड टू एनसीआई पूछा है। तो चाहे आप सोसी वाला कॉलम बना लें, चाहे जो मैंने टी अकाउंट बनाया है वो बना लें। एसओएफपी से हमें एनसीआई का बीडीसीडी मिल जाएगा। कितना है? 1721 बीडी हो गया, 1721 और सीडी 1499। और इस साल एनसीआई में क्या मुनाफा हुआ होगा? अगर एस ने कोई नए शेयर इशू किए हैं वो आए होंगे। एस का प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई? क्या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू या टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल? टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम वो है सवाल में। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे देखें, ओसीआई आइटम नहीं होगी तभी सिर्फ प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल आ रहा है। तो एनसीआई में क्या लिखें? 1080 1018 और एनसीआई में क्या आता है? जो इस साल एक्विजिशन हुई है उसमें जो नई एनसीआई बनी है, जो हम वर्किंग वन में ऑलरेडी निकाल चुके 128, और जो इस साल डिस्पोजल हुआ है वो वाली फिगर लिखो। नहीं, हमें वो डिस्पोजल गेन वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। उसमें हम एनसीआई की फिगर कैसे लिखते होते हैं? हम उस दिन का सवाल सोचते हैं, अगर बैलेंस शीट का सवाल होता तो क्या करते हैं? उस दिन वाली फिगर लेते हैं। लेकिन क्या हमें वाकई वर्किंग करनी पड़ेगी? सवाल में देखें, कोई आसानी नहीं काम चल जाएगा। कोई है इंफॉर्मेशन कि नहीं? अच्छा चलें, कोई बात नहीं, वर्किंग करके दिखाता हूं। काम चल रहा है वैसे, लेकिन चलें कोई नहीं, दिखाता हूं। गेन ऑन डिस्पोजल हमें वैसे भी सवाल में निकालना पड़ना है कि नहीं? नहीं, पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करना होता तो निकालना होता। हमने अगर पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना होता तो फिर हम गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडी निकालते। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो मांगी नहीं है, तो फिर गेन लॉस ऑन डिस्पोजल की वर्किंग करनी है या नहीं करनी है? नहीं करनी। तो फिर मैं ये फिर कौन का टाइम जाया कर रहा हूं? ये फिगर कैसे निकालें फिर? सही है। हम लोग क्या करते हैं, गेन वाली वर्किंग में कैश लेते हैं और अगर कोई इन्वेस्टमेंट रिटेन, चलो सारी भेज दी, फिर इसमें से हम लोग लेस करते हैं। ये एक डब्बा बना के दिखाया था मैंने। कैसे निकालते हैं? उस दिन एस के नेट एसेट्स, गुडविल की कैरिंग अमाउंट, और अगर कोई और एडजस्टमेंट्स डालनी हो तो फिर इसमें से हम एनसीआई माइनस करते हैं। एनसीआई माइनस करते हैं तो ये फिगर कैसे निकालते हैं? उस वक्त अगर एनसीआई की वर्किंग करते तो जो उस एनसीआई का आंसर आता, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? वैल्यू एट एक्विजिशन, रिटेन अर्निंग, अदर रिजर्व का हिस्सा। इस सवाल में ना आपको मुश्किल में नहीं डाला गया, बहुत सादा रखा है। सादा ऐसे रखा है कि बिल्कुल जब कंसोलिडेशन की पहली दूसरी क्लास के अंदर जब मैं आपको बेसिक स्टेप्स करा रहा था 5-6 सवालों से, शायद मैंने पहली या दूसरी क्लास के अंदर जब एनसीआई का पहली दफा कॉन्सेप्ट दिया होगा, तो मैंने उसमें सवाल में से एस की इक्विटी के ऊपर 20% लगा के दिखाया था। नहीं याद? जब पहली दफा मैंने पहली या दूसरी क्लास के अंदर जब वो एसओएफपी के बेसिक 6-7 सवाल करा रहा था ना, तो उनमें तीसरे चौथे सवाल में कहीं या 5वें सवाल के अंदर मैंने एनसीआई को इंट्रोड्यूस कराया था। और मैंने तब ये, चले मेमोरी में ना जाए, मेरी बात सुन लें, मैंने एनसीआई को इंट्रोड्यूस कराया था और ऐसे किया था कि सवाल के अंदर जो एस की इक्विटी थी उसी के ऊपर 20% लगा दिया था कि देखें ये हमारा नहीं है, ये उन लोगों का है। उसको बैलेंस शीट में लिखा था तो बैलेंस शीट चली गई थी। आइंदा हम ऐसे क्यों नहीं करते आए कि सवाल वाली इक्विटी पे ही 20% लगा दें? हम एस की सवाल वाली इक्विटी पे ही क्यों नहीं 20% लगा देते? एनसीआई की वर्किंग क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि हमने एडजस्टमेंट्स डाली होती हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट डाली होती हैं? यूआरपी होता है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होती है, उनके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्शन डाली होती है, हमने एडजस्टमेंट्स डाली होती हैं। फिर मजीद एनसीआई फेयर वैल्यू पे भी हो सकती है, तो इसलिए फिर हम लोग सवाल वाली फिगर पे 20% नहीं लगाते। इस सवाल में उसने आपके लिए आसानी क्या कर दी? वाईएल के बारे में ना कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो ना ही एनसीआई फेयर वैल्यू पे है। तो हम एनसीआई की फिगर अगर जानना चाहें तो सादा तरीका क्या हो सकता है? एस की इक्विटी पे ही परसेंटेज लगा दें, वो आपको दी हुई है 860। जब एनसीआई फेयर वैल्यू पे ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट्स भी नहीं है, तो फिर जो सवाल में एस की इक्विटी आ रही होती उसी के ऊपर परसेंटेज लगा के भी एनसीआई आ जाती ना। ये उसने आपके लिए आसानी रख दी। वायल के ऊपर कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट नहीं डाली, एनसीआई फेयर वैल्यू पे भी नहीं रखी, तो इसलिए जो उस वक्त डिस्पोजल डेट पे नेट एसेट्स बनते थे
वो आपको 860 दे दिए और एनसीआई 10% था, तो फिर एनसीआई इसका मतलब 86 था। जी एनसीआई में और क्या फॉर्मेट अगर सामने रख लें तो वही जो वर्किंग 5/7 बनाई हुई मैंने चैप्टर में पेज 59 के 60 पता नहीं। देखिए एनसीआई में और क्या क्या है। बीडीसीडी प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू, नई खरीदी उसकी एनसीआई, पुरानी बेची उसकी एनसीआई, और डिविडेंड। अच्छा सोसी में यानी चेंजेस ऑन इक्विटी में कौन सा डिविडेंड आता है? जो डिक्लेयर किया है फॉर द ईयर या जो पे हुआ है? नहीं, जो डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि जब डिक्लेयर होता है ना तो रिटेन अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेबल क्रेडिट होता है। तो इक्विटी में कौन सी फिगर हिट करती है? जो डिक्लेयर होता है। जब पे होता है तो वो तो डिविडेंड पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट होता है। पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा हूं। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है, और जब पे हो जाता है तो डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट होता है। तो इक्विटी में कौन सी फिगर और कब जाएगी? जब डिक्लेयर होगा। तो यहां पर भी वो फिगर आनी है जो डिक्लेयर है। पूछा क्या है सवाल में? पेड। तो यही पेड होता अगर सवाल में कहीं भी कोई पेएबल ना आ रहा होता। देखिए एसओएफपी, एनसीआई का पेएबल भी आ रहा है, तो हमें इस पी अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो एनसीआई का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वाला निकलेगा। देखिए कितना, वन टू 82। हमें चाहिए पेड, तो उसके लिए ना हमें डिविडेंड पेएबल की फिर अलग से वर्किंग चलानी पड़ेगी। प्लस माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए टी अकाउंट बनाया हुआ तो मैंने टी अकाउंट भी बना दिया। अब ये डिविडेंड पेएबल है, इसमें चार ही चीजें होती हैं। बीडी होता है, सीडी होता है, और अगर डिक्लेयर होगा तो ये क्रेडिट होगा, और जब पे होगा तो ये डेबिट होगा। ये दो ही बातें, चार ही बातें। अब आपको बीडी सीडी बैलेंस शीट से मिल रहा है 252 सीडी जी, और डिक्लेयर्ड यहां से मिल गया तो पेड आ जाएगा। वन 1080। तो ये पार्ट बी में पूछा हुआ था, उसको हाईलाइट कर दीजिएगा, और ये पार्ट ए में पूछा हुआ था। हाँ जी, पार्ट ए और बी डन। अच्छा पार्ट सी क्या है जी? डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट्स। इसके लिए वो जो आपको एसोसिएट्स की वर्किंग बना के दी है उस पर आ जाते हैं। ये बता दो
पार्ट सी, एसोसिएट, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग खोल लेते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट, तो इसके लिए हम खोल लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग। इसका फॉर्मेट रख लें सामने। इसमें क्या क्या आता है भाई? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एसओएफपी से बीडीसीडी मिल जाएगा 3528 और सीडी 4। और इसमें क्या आएगा? अगर इस साल हमने कोई नई एसोसिएट खरीदी तो उसके बारे में तो सवाल वाला ही बताएगा, है कोई? नहीं है। फिर इस साल अगर कोई एसोसिएट बेची हो, वो भी नहीं है, तो एडिशन डिस्पोजल तो गया। और इस साल हमें एसोसिएट के पैट और ओसीआई का हिस्सा मिला हो, तो ओसीआई तो नहीं है, पैट का हिस्सा आ रहा है। कितना? 1150। और क्या आता है? कोई पेरेंट का यूआरपी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और देखिए फॉर्मेट में क्या है, बस डिविडेंड ही है। तो यहां से आपको डिविडेंड मिल जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड या रिसीव्ड? डिक्लेयर्ड, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्लेयर्ड वाला आता है। कितना? 578। लेकिन उन्होंने पूछा है रिसीव कितना हुआ, तो उसके लिए आपको एसओएफपी में डिविडेंड रिसीवेबल का भी शायद बैलेंस दिया हो। तो इसमें भी पेबल कितना? 4 ही चीजें हैं, बीडी होगा, सीडी होगा, जितना डिक्लेयर हुआ है वो होगा, और जो कैश मिला है वो होगा। तो डिक्लेयर्ड ये आ गया, बीडी 700, सीडी 590, कैश 6। बस ये पार्ट सी था। जी डी और ये तो बड़ा ही आसान है, तो डेढ़ नंबर भी ज्यादा है। हाँ जी, डी क्या है? परचेज ऑफ सब्सिडरी पे कैश आउटफ्लो कितना दिखाना है? तो कितना दिखाना है? जितना हमने कैश दिया माइनस जो सब्सिडरी का उस वक्त कैश था। तो हमने कितना कैश दिया? रिक्वायरमेंट डी, कैश पेड फॉर परचेज ऑफ सब्सिडरी। जी हमने कैश दिया कितना? इधर मिटा दिया मैंने। ईएल के लिए कैश कितना दिया था? 50। और उस दिन ईएल का अपना कैश कितना था? ओवरड्राफ्ट था, तो हमने 50 में से कैश माइनस करना था, तो ओवरड्राफ्ट ऐड हो जाएगा। कितना? 16, 66। ये पार्ट डी हो गया। पार्ट ई क्या है? जो हमने वायल को बेचा है उससे कैश कितना मिला। इसका तरीका होता है जितने का बेचा माइनस जाने वाले का जो कैश था। तो कितने का बेचा? 860 का बेचा है, 800 का बेचा, और उस वक्त उसका कैश कितना था? 50, 750। ये डी और ई हो गया। और लास्ट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इसका क्या तरीका है? अगर इस साल सब्सिडरी खरीदी है तो उसके करंट एसेट्स लायबिलिटीज ओपनिंग में से निकाल दें, और अगर इस साल क्लोजिंग में से निकाल दें, और अगर इस साल बेची है तो उनको ओपनिंग से निकाल दें। ये अभी आपको नोट्स पढ़ाते हुए मैंने नोट नंबर 6 या 5 लिखा हुआ था। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहाँ है? तो सवाल में वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज हैं क्या क्या? इन्वेंट्री है, डेटर्स है, अदर करंट एसेट्स हैं। तो इन सबको एक एक करके दिखाना पड़ेगा। पार्ट एफ, चेंजेस इन। तो पूरा कैश फ्लो मांगने की बजाय जो मेन एडजस्टमेंट है उन्होंने वो मांग ली। अभी ब्रेक के बाद फिर फुल फ्लैश सवाल कराता हूं। जी करंट एसेट्स आते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री। तो क्रीज इन इन्वेंट्री है कि डी है? देखते हैं क्या तरीका है जी। क्लोजिंग में से जो इस साल खरीदी है वो निकाल दें, और ओपनिंग में से जो बेची है वो निकाल दें। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है?
5488। इसमें से क्या निकाल दें? जो सब्सिडरी खरीदी उसका जो स्टॉक था कितना था? 100। ये खालिस क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और ओपनिंग में से क्या करें? ओपनिंग कितनी थी इन्वेंट्री? 59। इसमें से क्या निकाल दें? जो बिकी है उसकी इन्वेंट्री 165। तो ये और ये कम हो रही है, बढ़ रही है? ये क्लोजिंग है, वो ओपनिंग है? मेरा ख्याल है बढ़ रही है। ये बन जाएगा 5388, वो तो 52 से भी नीचे चला जाएगा जी। क्या बना? 155। और इंक्रीज को हम इसका नेगेटिव लिखते होते हैं। ये नेगेटिव ना भी लिखें तो उसने हमसे कैश तो थोड़ी बनवाई है, सिर्फ ये पूछा है कि इंक्रीज डिक्रीज बता दें, तो बस ठीक है इंक्रीज। और करंट एसेट्स क्या है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स हैं, उनमें भी इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर्स। इसका भी यही तरीका है। क्लोजिंग कितने हैं? 5। इसमें से क्या निकाल दें? जिसको खरीदा उसके ट्रेड रिसीवेबल्स 50। और ओपनिंग कितने? कितना? 0। और इसमें से क्या निकाल दें? जो बेचा उसके डेटर्स, तो उसके हैं ही नहीं। और ये भी इंक्रीज ही आ रहा है जी। 502, ये भी इंक्रीज बन रहा है। और करंट एसेट्स, डिविडेंड रिसीवेबल, इसकी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखानी होती। अदर करंट एसेट्स, इंक्रीज इन अदर एसेट्स, इसके साथ भी यही सलूक है। क्लोजिंग में से एक्विजिशन वाला निकाल दें और ओपनिंग में से डिस्पोजल वाला निकाल दें, तो ना ही खरीदे हुए के अदर करंट एसेट्स हैं, ना ही बेचे हुए के हैं, तो बस सिंपली क्लोजिंग और ओपनिंग। क्लोजिंग कितना? 1500, ओपनिंग 1300, तो ये भी इंक्रीज है 200 का। और कैश का इंक्रीज डिक्रीज दिखाएं? नहीं। तो अब आ जाते हैं करंट लायबिलिटीज पे। तो करंट लायबिलिटीज में क्या है? ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। यही सलूक इसके साथ भी। क्लोजिंग में से क्या निकाल दें? जो सब्सिडरी खरीदी उसके ट्रेड पेएबल्स। क्लोजिंग कितने? 18। और खरीदी हुई के ट्रेड पेएबल्स। और ओपनिंग में से क्या निकाल दें? ओपनिंग कितने? 1703। और जो बेची उसके पेएबल्स। ये भी मेरे ख्याल में इंक्रीज ही है शायद, या नहीं? हाँ इंक्रीज है। वन 0, और इसको हम पॉजिटिव लिखा करते हैं। और कोई करंट लायबिलिटी? बस ये था जी सवाल। कितने नंबर का? चलो जितने का भी था, 9 और 12 और 16। अच्छा 16 नंबर ये थे, और इसी टाइम में एक वो जेबीज वाला सवाल भी था 21 नंबर का। चलिए नमाज पढ़ लें, फिर वो एक फुल फ्लैश कैश फ्लो का सवाल कराता हूँ। ठीक है 75 बस।